गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर भारतीय इतिहास में केवल एक नए वंश और राज का संस्थापक ही नहीं था, बल्कि एक नई परंपरा का अग्रदूत भी था। 14 फरवरी 1883 ईस्वी को ट्रांस अक्सियाना के एक छोटे से राज्य फरगना में बाबर का जन्म हुआ। वह पितृवंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा तथा माता का नाम कुतलुक निगार खानम था। 1494 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के पश्चात मात्र 11 वर्ष की आयु में वह फरगना का शासक बना। अगले 10 वर्ष तक वह फरगना पर अपना अधिकार बनाए रखने तथा समरकंद के सिंहासन पर बैठने की कोशिशें करता रहा, परंतु सेवानी खां उज़्बेक का प्रभाव बढ़ने के कारण उसे समरकंद तथा फरगना छोड़कर अफगानिस्तान की ओर आना पड़ा। यहाँ उसने सिंध के अरगुन शासकों को हराने, अपनी शक्ति अफगान क्षेत्र में सुदृढ़ करने और कांधार पर अधिकार करने, अपने तोपखाने को सुसज्जित करने तथा भारत की परिस्थितियों को समझने में कुछ समय बिताया। इसी बीच उससे आलम खां लोधी, दौलत खां लोधी तथा राणा संग्राम सिंह ने संपर्क किया। तत्पश्चात बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई की। 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय और मृत्यु हो गई। इस विजय के कारण न केवल बाबर की मर्यादा बढ़ी, वरन उत्तर भारत में उसका राज्य स्थापित होना संभव हो गया। पानीपत की विजय के बाद बाबर के सैनिकों ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर के लिए यह महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसने लाहौर से लेकर दिल्ली एवं आगरा का क्षेत्र उसकी सत्ता के अधीन कर दिया और उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार की संभावना बढ़ी। बाबर के जीवन का एक नया चरण आरंभ हुआ, जब उसकी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र मध्य एशिया से हटकर उत्तरी भारत में स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त पानीपत की विजय ने लोधी शासकों के खजाने पर बाबर का अधिकार स्थापित हुआ, जिससे उसकी आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हुई, जो अन्य युद्धों में उसके लिए सहायक सिद्ध हुए। इस सफलता ने बाबर को भारतीय शासकों की
रण पद्धति की कमजोरियों से परिचित भी करवाया और उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। अफगानों के लिए यह हार क्षतिपूर्ण थी क्योंकि दिल्ली और आगरा के नगर उनके हाथ से निकल गए थे। इससे उत्तरी भारत में उसकी सत्ता प्रभावित हुई, परंतु भारतीय राजनीति से अफगानों का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ। गुजरात, बिहार एवं बंगाल में अभी भी उनकी शक्ति बनी हुई थी। पानीपत की विजय के तुरंत बाद बाबर को 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई राजपूतों के साथ लड़नी पड़ी। राजपूतों का नेतृत्व मेवाड़ के राणा संग्राम के हाथ में था। वह बाबर को दिल्ली एवं आगरा से निष्कासित करके उत्तरी भारत में पुनः राजपूतों का प्रभाव स्थापित करना चाहता था। उसे मुगल विरोधी अफगान सरदारों का भी समर्थन प्राप्त था। बाबर को खानवा की लड़ाई से कोई नया क्षेत्र प्राप्त नहीं हुआ और न कोई विशेष आर्थिक लाभ ही हुआ। फिर भी इस युद्ध के राजनीतिक परिणाम निर्णायक थे। अफगान पहले ही मुगलों द्वारा पराजित हो चुके थे। अब राजपूत भी उनके आगे हार गए थे। इसलिए उत्तरी भारत में मुगल सत्ता को चुनौती देने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना वस्तुतः पूरी हो चुकी थी। बाबर ने अब अफगान और राजपूतों के बचे प्रतिरोध के दमन का निश्चय किया। 1528 ईस्वी में उसने चंदेरी के दुर्ग पर अधिकार किया। यहाँ का शासक मेदिनी राय राणा संग्राम का मित्र था और सामरिक दृष्टिकोण से चंदेरी का दुर्ग महत्वपूर्ण था। इस दिशा से दिल्ली पर आक्रमण की संभावना बनी हुई थी। इसलिए बाबर ने पूर्वी भारत में अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले इस दिशा से किसी आक्रमण की संभावना को समाप्त करना उचित समझता था। तत्पश्चात उसने 1529 ईस्वी में पूर्वी भारत में प्रवेश किया और घाघरा की लड़ाई में नुहानी अफगान शासकों को पराजित किया, जिन्होंने लोदी वंश के पतन के पश्चात बिहार में स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी। पानीपत की हार के पश्चात इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को नुहानियों ने शरण दी थी और उसे दिल्ली के शासक के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए वे प्रयत्नशील थे। इस प्रयास में उन्हें बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह की सहायता प्राप्त थी। परिस्थिति के संकटपूर्ण बनने से पहले ही बाबर इस पर
नियंत्रण करने का इच्छुक था। घाघरा की लड़ाई किसी पक्ष की निर्णायक विजय अथवा पराजय में समाप्त नहीं हुई, परंतु बाबर की स्थिति मजबूत रही और उसने रूहानियों को अपनी सत्ता मानने के लिए वाध्य किया। यह बाबर की अंतिम विजय थी और अगले वर्ष 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। विजेता की दृष्टि से बाबर एक महान साम्राज्य निर्माता था, परंतु केवल विजय द्वारा किसी राज्य पर अधिक दिन तक अधिकार नहीं रखा जा सकता था। पानीपत से घाघरा तक बाबर ने भारत में 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनके फलस्वरूप उसकी सत्ता का विस्तार बिहार की सीमा तक संभव हुआ। इसमें उसके अपने राज्य काबुल और कांधार के क्षेत्र में भी सम्मिलित थे। समकालीन मध्य एशिया एवं भारत में यह सबसे विस्तृत राज्य था, परंतु इसमें कुछ दुर्बलताएं भी थी। सर्वप्रथम इस राज्य का सुदृढ़ीकरण नहीं हुआ था। इसके लिए एक निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण भी नहीं हुआ था। यद्यपि बाबर ने अफगान शासन व्यवस्था में कोई परिवर्तन किए तो भी उसने विजित भाग का संतोषजनक प्रशासनिक प्रबंध नहीं किया था। बाबर ने राजस्व सिद्धांत में परिवर्तन लाया और सुल्तान की जगह बादशाह की पदवी का प्रयोग किया। उसने अफगानों के दुर्बल पंचायती राजतंत्र के स्थान पर देवी शक्ति पर आधारित निरंकुश बादशाहत की स्थापना की। उसने सम्राट की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और बड़े सरदार अथवा वेग को सेवक की तरह रखा। उसने राजा और विभागीय अध्यक्षों के बीच में एक प्रधानमंत्री रखा और वह पद मीर खलीफा को दिया। उसने दिल्ली सल्तनत में प्रचलित जागीरदारी प्रथा के रूप में परिवर्तन लाया। यह सही है कि ये परिणाम परोक्ष थे, लेकिन उनके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। आर्थिक क्षेत्र में भी इस आक्रमण का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि भारत का व्यापारिक संबंध कांधार और मध्य एशिया तक जुड़ गया, जिससे विदेश व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक जीवन के क्षेत्र में भी बाबर के आने से कुछ नई परंपराएं आरंभ हुई। उसने दरबार में फारस की संस्कृति का प्रचार किया और सुखमय जीवन बिताने के लिए अनेक राजमहल, तलघर, बावलियां और हमाम बनवाए। उसने आगरा और काबुल के बीच में 15-15 मील की दूरी पर चौकियां स्थापित की, जहां 6 घोड़े रहते थे और इनके द्वारा उसे शीघ्र सूचना मिल जाती थी।
बाबर ने भारत में नए उपकरण और नई सैनिक पद्धति का विकास किया। उत्तरी भारत में तोपों का प्रयोग बाबर ने शुरुआत की थी। तुलुगामा युद्ध प्रणाली यह एक प्रकार का युद्ध था जिसमें दुश्मन की सेना को किनारे से घेरा जाता था, जो मध्य एशियाई युद्धों की विशेषता थी। बाबर द्वारा भारत में इसका सफल ढंग से प्रयोग किया था। उसने अपने प्रशासन को भी अर्धसैनिक रूप में संगठित किया, सामंतों को अनुशासन में रखा और वंशानुगत जमींदारी पर रोक लगाई। लेकिन विघटनकारी तत्वों को पूर्ण नियंत्रण में रखना बाबर के लिए संभव नहीं हुआ। स्थानीय शासन के लिए उसने जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया उनको आंतरिक शासन में प्रायः पहले की ही तरह स्वतंत्रता रही और सेना का अधिकांश भाग इन्हीं स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में रहा। दिल्ली से प्राप्त खजाने को उसने काबुल के लोगों को इनाम देने में रिक्त कर दिया। उसकी एक भूल यह भी थी कि उसकी उदारता के कारण उसने अपने उत्तराधिकार का कार्य कठिन बना दिया। व्यक्तिगत रूप से बाबर एक सुसंस्कृत व्यक्ति था। उसे तुर्की भाषा में एक अच्छे लेखक तथा कवि के रूप में देखा जाता है। उसकी आत्मकथा तुजुके बाबरी तुर्की साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसे एक नई काव्य शैली मुबाइया के प्रारंभ का श्रेय भी दिया जाता है। उसे सुलेख में भी विशेष दक्षता प्राप्त थी। वह प्रकृति प्रेमी भी था और उसकी आत्मकथा में भारत के जीव जंतु और वनस्पति के संबंध में महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मिलती है। बाबर ने भारत में उद्यानों एवं भवनों का निर्माण करवाया जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इसका प्रभाव भारतीय स्थापत्य कला पर हुआ। इस प्रकार बाबर ने भारत में केवल एक नए राज्य एवं वंश की स्थापना ही नहीं की बल्कि एक नई संस्कृति परंपरा को भी आरंभ किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।